सभी को वेलकम करता हूं। तो जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन चला रहा हूं तो उसमें मैं रिपीटेड अब हो रहा है सब्जेक्ट सब। तो उसमें जो क्वेश्चन का थोड़ा कम क्वेश्चन कराए थे उस सब्जेक्ट का जो है हम लेकर आए हैं। तो जैसे कि आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी का। किसका? साइकोलॉजी का। तो यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं साइकोलॉजी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं साइकोलॉजी का जितना हो सके 2 या 3 क्वेश्चन देखेंगे अगर समय इसमें कम लगता है, क्योंकि ये जो मोटिवेशन आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ये अपने आप में जो है बड़ा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हम लोग पर्सनालिटी को देखे थे, जहाँ पे 4 प्रकार से पर्सनालिटी को डिवाइड किया गया था। तो 4 प्रकार से कैसे कैसे किया था आप लोग जानते हैं। इंडियन आयुर्वेद के अनुसार, उसके बाद शारीरिक रचना के अनुसार, उसके बाद स्वभाव के अनुसार और सामाजिक आधार पे। तो 4 प्रकार से बांटा गया था और सभी में 3-3 था और लास्ट वाला में 2 था। तो देखिए, आप कोई भी आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, जैसे न्यू क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं, तो पीछे वाला एक बार कम से कम रिपीटेड कर लीजिए कि उसमें कितना पॉइंट है खुद से दिमाग में, तब चीज़ें याद रहेगा। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो देख लीजिए पीछे उल्टा के, तब आपको याद रहेगा लंबे समय तक। जैसे मैंने आपको बता दिया कि व्यक्तित्व में 4 टाइप से उसको वर्गीकृत किया गया था। चारों टाइप में जो है कौन कौन था मैंने बता दिया कि आयुर्वेद के अनुसार, उसके बाद था शारीरिक रचना, स्वभाव और उसके बाद था सामाजिक। तो सामाजिक 4 आधार है। सामाजिक वाला में 2 था, एक अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी, और बाद बाकी इस तीनों में 3-3 था वैज्ञानिक के अनुसार। तो इस चीज़ को आपको रिकेप करना पड़ेगा दिमाग में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज हम मोटिवेशन को देखते हैं और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन या इसी को दोस्तों 3 प्रकार से जो इसमें टाइप्स है, जैविक प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा और व्यक्तिगत प्रेरणा। आपको इस तीनों का नाम से ही पूछ लेगा, डायरेक्ट ही कहेगा तीनों का समझाइए, या सीधा पूछ देगा कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा है क्या। इसके जो है वो प्रकार को लिखे। देखिए, मोटिवेशन पूछ दे या मोटिव पूछ दे, क्या चीज़, मोटिवेशन या मोटिवेट पूछ दे, प्रेरक या प्रेरणा पूछ दे, आपको आंसर वही होगा। आप ये मत समझ लीजिएगा कि प्रेरक और प्रेरणा अलग हो जाएगा, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो ये चीज़ों को आप लोगों को समझ लीजिए। अभी प्रेरणा पूछ दे या प्रेरणा पूछ दे या प्रेरक पूछ दे, सबका आंसर वही होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक ने गिलफर्ड का क्या एक वैज्ञानिक ने मोटिवेशन यानी प्रेरणा का क्या डिफिनेशन दिया। तो प्रेरणा के आस है, मतलब है प्रेरणा का कि वह विशेष आंतरिक अवस्था जो क्रिया को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। देखिए, यह एक ऐसा प्रक्रिया या ऐसा क्रिया होता है ना, जो काम को क्या करता है, आपके काम को यह बनाए रखता है, यह जारी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो है बनाए रखता है। अब मानिए क्या है, प्रेरणा एक प्रकार का रुचि है, जिस काम में आपको रुचि बढ़ने लगा, या किसी से आप सीख के हो या किसी के देख कर हो या कुछ भी हो, जो है आप इस प्रकार से या आपके खुद से भी प्रेरणा जग सकता है अंदर ही अंदर। मन आपका पॉजिटिव साइड में जा रहा है कुछ चीज़ सोच कर, तो वो भी एक प्रकार के प्रेरणा ही हो गया। खुद से भी प्रेरणा आएगा, शारीरिक तौर पे भी प्रेरणा आएगा, और ये सब चीज़ें जो है जागृत करता है आपके अंदर। तो वही चीज़ें है, प्रेरणा का मतलब है कि वह विशेष इंटरनल अवस्था, मतलब विशेष आंतरिक अवस्था जो क्रिया को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है। मतलब प्रेरणा है क्या, तो किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए आपको प्रेरणा ज़रूरी है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है, जो क्रिया मतलब काम को शुरू करने एवं बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा, वहाँ पे तो आपको कह दिया गिलफोर्ड ने। अब यहाँ पे वुडवर्थ ने क्या कहा, 2 वैज्ञानिक ने कहा, गिलफोर्ड और वुडवर्थ ने क्या बताया इसका परिभाषा। प्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, आपको कोई चीज़ याद नहीं रखे तो एक वैज्ञानिक का ही लिख दीजिएगा, 2 का नहीं याद रखे तो एक ही का याद रख दीजिएगा, और सबसे एग्जैक्ट जो है इसका ही है, वुडवर्थ का ही है। तो वुडवर्थ का ही याद रखिएगा कि वुडवर्थ के अनुसार जो प्रेरणा है यह एक ऐसी अवस्था होती है, दोनों में अवस्था ही है, लेकिन इसमें एक ऐसी अवस्था होती है जो विशेष प्रकार के व्यवहार और आपके अंदर कोई निश्चित लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है। प्रेरणा का काम ही क्या होता है कि कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी काम हो या कोई भी बिहेव हो, उसको पूरा करने के लिए ये क्या करता है, आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। तो वही होता है क्या चीज़, प्रेरणा। सिंपल लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि प्रेरणा एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपको लक्ष्यों और व्यवहारों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चीज़ हो गया। अब जो ये प्रेरित करने वाला कौन कौन सी चीज़ें हो सकता है, किस आधार पे, तो प्रेरकों मतलब मोटिवेशन। देखिए प्रेरक आ गया ना, यहाँ पे प्रेरक और प्रेरणा दोनों एक ही है। तो जो प्रेरकों होता है, प्रेरक कौन होगा, जो आपके अंदर प्रेरित करेगा। प्रेरक कौन होता है, जो आपके अंदर प्रेरित करेगा कोई भी चीज़, कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है।
है। अब यहाँ भी वर्गीकृत का मामला आ गया, तो यहाँ भी 3 टाइप से जो बायोलॉजिकल हम लोग देखे हैं जैविक रूप से, दूसरा हम लोग क्या देखे हैं व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से। तो ये 3 प्रकार से जो हम इसका वर्गीकरण करेंगे, इस 3 प्रकार में भी बहुत सारे टाइप्स है। तो आप लोग को मेन आपको ये 3 याद रखना पड़ेगा। कौन 3? क्वेश्चन में ही यहाँ पे दिया गया, देखिए स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, जैविक प्रेरणा, ये 3 याद रखिए और इस 3 के अंदर में ही सभी टाइप्स को लिखना पड़ेगा। 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला है जैविक या प्राथमिक प्रेरणा। देखिए जो जैविक प्रेरणा है इसको बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिवेट भी बोलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देगा कि प्राइमरी मोटिवेट, सेकेंडरी मोटिवेट और थर्ड मोटिवेट, मतलब प्राइमरी द्वितीय और तृतीय प्रेरक क्या है, ऐसे भी पूछ देगा। या जैविक, सामाजिक और यहाँ पे आपको जो है व्यक्तिगत, ये तीनों इसी प्रकार से भी दे देगा। क्वेश्चन को किसी प्रकार से पूछे मोटिवेट का रहेगा तो सबका आंसर यही होगा। तो देखिए जैविक प्रेरक या प्राथमिक प्रेरक कौन होता है? ये वे आधारभूत प्रेरक होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक होते हैं। जैविक प्रेरक जन्मजात होते हैं। जैविक प्रेरक इस प्रकार है, देखिए जैविक प्रेरक या जो प्राइमरी प्रेरक होता है ना, ये आपके खुद जो आपका चीज़ें होता है, आपका समझिए आपके अंदर जो भी चीज़ें एक प्रकार से इंडिकेट करेगा, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये सब जो है आपका क्या चीज़ है, बायोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिवेट है। तो वही कहता है यह एक आधारभूत प्रेरक है, मतलब यह सभी में एक बेसिकली चीज़ है कि ये होता ही है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। अब भूख, प्यास ये सब तो सबके लिए आवश्यक है। तो यही जो प्राइमरी या जो जैविकल होगा ना, देखिए सीधा समझिए बायोलॉजिकल मतलब जैविक क्रियाएं आपके शरीर में, खुद पर सोचिएगा कि जैविक क्रियाएं आपके शरीर में क्या क्या हो सकता है। भूख लगना, प्यास लगना, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, सोना, उसके बाद है यहाँ पे देखिए शरीर का तापमान का नियमन, काम उत्तेजना मतलब सेक्सुअल, समस्थानिक हेमोस्टेसिस। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना आपके कहीं ना कहीं आपके जैविक क्रिया से संबंधित है। तो ये सब आपका बायोलॉजिकल नीड्स है जो कि सभी के लिए आवश्यक होता है, सभी के जीवन में क्या है आवश्यक भूमिका होता है, आधारभूत है और यह जो है जन्मजात होता है। ऐसा नहीं है कि भूख और प्यास और सेक्स ये सब जो है आपका बाद में जागृत होता है। जैसे जैसे आदमी डेवलप होता है आगे जाते जाता है, बट ये जन्मजात ही होता है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो जैविक में ये समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको जैविक या जो बायोलॉजिकल है या प्राइमरी जो मोटिवेटर है या मोटिवेशन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला है भूख। तो भूख में क्या होगा, यह सबसे प्राथमिक प्रेयर है। अब कोई भी व्यक्ति देखिएगा सबसे पहला उसका क्या चीज़ जरूरी होता है। तो यदि कोई व्यक्ति भूख संतुष्ट हो तो उसकी क्रिया एवं प्रक्रिया समान रहती है। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर खाना वाना अच्छा से खाया हुआ है तो वो कोई भी काम दिल से करेगा, अच्छा से करेगा, संतुष्टि से करेगा। एवं यदि भूख असंतुष्ट हो तो उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो भी मतलब अगर भूख लगा हुआ है, आप काम कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके अंदर से जो इच्छा शक्ति होगा काम का वो टूट जाएगा, मतलब आप जो है वहाँ पे डिसमोटिवेट हो जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं। और ऊपर में बताया भी गया है गिलफर्ड के अनुसार कि जो मोटिवेट है यह एक व्यवहार को और लक्ष्य को पाने का क्या है, पाने के लिए प्रेरित करता है। तो वही चीज़ें है, ये जो व्यवहार है, अगर भूख संतुष्ट है तो काम भी आपका प्रक्रिया समान रहेगा। अगर भूख असंतुष्ट है, भूख से संतुष्ट नहीं है तो व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। तो यही हो गया पहला भूख। दूसरा है प्यास, और प्यास में भी सेम कंडीशन है कि अधिक समय तक आप प्यास को नहीं रोक सकते हैं। प्यास को रोक सकते हैं लेकिन अधिक समय तक इसको रोकने पर जो है विचलित होने लगिएगा। तो इसलिए प्यास जो है एक लिमिट के बाद जब क्रॉस करता है तो आदमी जो है बेचैन होने लगता है। तो ही कहता है कि अधिक समय तक व्यक्ति प्यास पूरी न होने पर विचलित हो जाता है और जो काम कर रहा होता है उस पर क्या होता है, मन हट जाता है। तो ये भी एक क्या करता है, डिसमोटिवेट ही हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पानी वगैरह ये सब पी कर रहा है तो उसको जो है प्यास से भी संतुष्टि मिलेगी और काम में भी उसे मोटिवेट होगा। ये सब बायोलॉजिकल नीड है जो शारीरिक रूप से हो सकता है या जन्मजात होता है सब। तीसरा है निद्रा। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ इन सब चीज़ों को अगर 1-2 बार वीडियो नहीं देखेंगे आप, हम जहाँ पोस्ट अभी कर रहे हैं वहाँ जाके खुद से नहीं पढ़ेंगे, PDF डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जब कभी भी ज़रूरत हो तो पढ़िएगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर लिखाना बहुत एग्ज़ाम में कठिन हो जाएगा। क्योंकि बिहेवियर साइंस एक ऐसा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन उसमें जो चीज़ें पढ़ना है वो बड़ा है, लेकिन उसको समझने के ऊपर चीज़ें बहुत आसान है। जैसे आपको इसमें समझना क्या है, तो समझना है कि
प्रेरक क्या होता है? तो जो भी चीज़ लक्ष्य हो, व्यवहार हो, ये सब को बनाए रखने में जो प्रेरित करता है वही प्रेरणा हो जाता है, प्रेरक हो जाता है। प्रेरक को 3 प्रकार से 2 वैज्ञानिक आया, गिलबर्ट आया, वुडवर्थ आया, तो यही चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको प्रेरक के प्रकार में रखना है। तो सबसे पहले जानना है कि प्रेरक का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, कौन कौन? बायोलॉजिकल मीन्स जैविक क्रिया के आधार पर, या प्राथमिक प्रेरक। दूसरा आता है आपका दूसरा बायोलॉजिकल है, और दूसरा आता है व्यक्तिगत प्रेरक। तो व्यक्तिगत जो प्रेरणा या प्रेरक होगा उसमें भी कुछ पॉइंट है। उसके बाद आता है सामाजिक प्रेरक, जो समाज से मिलने वाला प्रेरणा हो सामाजिक प्रेरक होता है, तो वो उसके अंदर भी कुछ पॉइंटें हैं। तो सबसे पहले मेन थीम याद रखिए, मेन थीम के अंदर कुछ चीज़ें आपको दिमाग से भी क्रिएट हो जाता है और कुछ चीज़ें पढ़ने से भी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको पढ़ना लेकिन पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा, अगर 5 नंबर या 10 नंबर में मोटिवेशन पूछ देगा, जो पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग पर्सनालिटी के बारे में पढ़े हैं, अगर वो चीज़ नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यही है। अब तीसरा जो यहाँ पे प्रकार है निद्रा है। निद्रा मीन्स होता है कि अगर कोई व्यक्ति मानिए नींद अगर अच्छे से नहीं ले रहा है, 6 घंटा सोना चाहिए, 2 ही घंटा सो रहा है, 3 ही घंटा सो रहा है, तो क्या होगा? काम में डिस्टर्ब होगा उसको, जहाँ जाएगा काम में उसको बाधा पहुँचेगा, तो उससे क्या होगा? आदमी डिमोटिवेट होता है। तो मानसिक व शारीरिक थकान को दूर करने के लिए निद्रा आवश्यक है। अब देखिए, थकान के आराम के लिए शरीर को आराम चाहिए, तो वो कहाँ से मिलता है? नींद से ही मिलता है। अनिद्रा मानसिक असंतुलन व कुसमायोजन उत्पन्न करता है, और इसके बाद क्या होता है कि आप डिमोटिवेट किसी चीज़ में हो जाते हैं। तो अगर अच्छा मोटिवेशन चाहिए तो आपके बायोलॉजिकल रूप से निद्रा भी एक इम्पोर्टेंट है कि अच्छे नींद लीजिए तो अच्छे काम हो पाएगा, सही से हो पाएगा, समायोजन बैठ पाएगा, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका चौथा है शारीरिक तापमान नियमन करना। अब देखिए, होता है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इसमें होता है कि वातावरण में रहने के कारण हमारे शरीर में बाहरी तत्वों को प्रवेश करने पर शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। जैसे गर्मियों में गर्मी लगने पर पंखा या एसी का उपयोग करते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर शरीर के तापमान को समान बनाए रखते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ें हमें अनुभूति होता है कि शरीर में बाहरी, जैसे गर्मी में क्या होता है, गर्मी जैसे देखिए, ये जो शरीर तापमान का नियमन करना, ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर का तापमान करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। वरना अगर नहीं करेंगे एक समान, तो ठंडा आता है, ठंडा में गर्मी चाहिए, गर्मी में ठंडा चाहिए, तो गर्मी में ठंडा लाने के लिए क्या करते हैं? एसी वगैरह, पंखा वगैरह का उपयोग करते हैं। ठंडी में क्या करते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि गर्म लगे। तो जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर का तापमान बना रहता है और हम अच्छे से कामों को करते हैं बिना किसी झिझक के। तो ये हो जाता है शरीर तापमान का नियमन, जो कि एक बायोलॉजिकल मोटिवेशन है। तो ये चीज़ हो गया। 5वां यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत शानदार है, काम उत्तेजना। काम उत्तेजना का मतलब होता है सेक्स। तो दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिए कि सेक्स भी एक मोटिवेशन का रूप निभाता है। कैसे? मनोवैज्ञानिक फ्रॉड के अनुसार, देखिए फ्रायड जो था, फ्रायड का मॉडल संरचना, मन का मॉडल संरचना आप लोग पढ़े होंगे, हम पढ़ाए भी हैं, जिसमें ईगो, सुपर ईगो और आईडी के बारे में बताए हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार काम उत्तेजना प्रवृत्ति मानव प्रेरकों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। फ्रायड के अनुसार यह प्रेरक व्यक्तित्व एवं व्यक्ति के उन्नति एवं सामाजिक संरचना की गहराई से प्रभावित करता है। देखिए, ये जो काम उत्तेजना होता है, जो सेक्स होता है, इसमें फ्रायड जो था, फ्रायड के अनुसार ये बताया गया कि यह व्यक्ति और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और जो है फ्रायड के अनुसार व्यक्ति जो होता है, इसमें उन्नति, समाज की संरचना के गहराई से प्रभावित को जान पाता है, समझ पाता है। तो ये हो जाता है काम उत्तेजना। तो क्या हो गया? सामाजिक संरचना। देखिए, सामाजिक संरचना, अब सेक्स काम उत्तेजना से ही सामाजिक संरचना होता है। इसमें मानव के प्रवृत्तियों, मानव के प्रेरकों में सबसे महत्वपूर्ण है कौन? काम उत्तेजना, सेक्स। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना चाहिए। ये सेक्स का काम उत्तेजना को होने से ही जो है गहराई से लोग जान पाते हैं अपने सामाजिक संरचना के उन्नति के बारे में। तो ये चीज़ है। 6ठा पॉइंट है इसमें समस्थिति, हेमोस्टेसिस। शरीर में विभिन्न आंतरिक अंगों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में परिवर्तन आने पर व्यक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। जैसे पानी, नमक, ऑक्सीजन आदि की कमी होने पर शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। अतः इन पदार्थों को बाहर से लेने की प्रेरणा उत्पन्न होती है ताकि शरीर का संतुलन समान बना रहे। देखिए,
सम स्थिति हेमियोस्टेसिस का मतलब होता है, यहाँ पे छठा जो पॉइंट है कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है शरीर में उसके कोई भी परिवर्तन हो, जैसे पाचन तंत्र में, श्वसन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में आदि चीज़ों में परिवर्तन इंटरनल रूप से होगा, उसके शरीर में होगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रेरक देख रहे हैं। तो इस बायोलॉजिकल प्रेरक में उसके दैनिक या शारीरिक रूप से जो घटित होता है उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जाएगा। तो हम लोग पहला देखे हैं भूख प्यास देखे हैं, उसके बाद हम लोग देखे हैं सोना देखे हैं, उसके बाद हम लोग काम उत्तेजना देखे हैं, और उसके बाद जो है सम स्थिति हम लोग देख रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बायोलॉजिकल के अंतर्गत आता है, जैविक क्रिया के अंतर्गत। तो इन सब चीज़ों से भी आदमी को, अगर इन सब चीज़ों में अच्छे तरीक़ा से काम चलते रहता है तो आदमी अच्छे से काम कर पाता है मोटिवेशन के साथ में। इन सब चीज़ों में गड़बड़ी होता है तो आदमी को जो है दैनिक क्रिया जो है होने में परेशानी होने लगता है, व्यक्ति डिमोटिवेट होने लगता है। तो यही चीज़ें कहता है सम स्थिति, मतलब जो आपके शरीर का आंतरिक जो क्रिया है, जो संतुलन है वो बना रहे या कभी कमता है, तो इसके लिए जो है हमें निर्देश आता है, प्रेरणा मिलता है कि हमारे शरीर में पानी का कमी है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, नमक का कमी हो रहा है। तो ये सब प्रेरणा जैसे ही आदमी के मन में आता है तो वह इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए बाहर से पदार्थों को लेने का जो है कोशिश करता है ताकि संतुलन समान बना रहे। तो यही होता है सम स्थिति, मतलब समान स्थिति बना रहे। कोई अगर शरीर में कमी हो रहा है हमें, तो उससे हमें प्रेरणा मिले ताकि हम बाहर से लेकर चीज़ों को समान बनाकर रहें, यही होता है सम स्थिति। तो ये 6 पॉइंट यहाँ पे हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट में। अब देखिए तीसरा जो है टाइप्स में सामाजिक जो प्रेरणा का वर्गीकरण किया गया वो अलग अलग टाइप से किया गया। तो जो पहला था वो था क्या चीज़, पहला था हमारा किस आधार पे, बायोलॉजिकल आधार या प्राइमरी। दूसरा है सोशल या सेकेंडरी मोटिव है। देखिए सोशल या सेकेंडरी, अब जो समाज से आपको जो चीज़ें मिलेगा, प्रोत्साहित होगा, वो भी आपको जीवन में मोटिव्स के रूप में काम करता है। कैसे? तो सामाजिक जो प्रेरणा है या द्वितीय जो प्रेरक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्यक्ति को समाज से प्राप्त होने वाले प्रेरक सामाजिक प्रेरक कहलाते हैं। देखिए जो भी व्यक्ति को समाज से प्रेरणा प्राप्त होता है उसे हम लोग सामाजिक प्रेरक कहते हैं। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक प्रेरक प्रभावित करता है। सामाजिक प्रेरक इस प्रकार है, देखिए मैंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति को समाज से जो भी चीज़ें प्रेरणा प्राप्त होगी वो सामाजिक प्रेरणा कहलाता है। अब होता यह है कि अब जो भी व्यक्ति होगा वो व्यक्ति मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना होता है। तो उसे समाज में बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो उसको मोटिवेट करता है, जो उसको आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करता है। तो यही क्या होता है, सामाजिक मोटिवेट हो जाता है। और ये सामाजिक प्रेरक निम्न प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, पहला है प्रशंसा या निंदा। देखिए कोई व्यक्ति अपने समाज से मोटिवेशन पाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें चाहता है, तो वो चाहता है कि हम प्रशंसा हो और निंदा, प्रशंसा एवं निंदा। तो जो प्रशंसा होता है आदमी को क्या करता है, मोटिवेशन देगा, आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करेगा। जैसे मानिए समाज में आप है या हम हैं, तो हमें कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, हमको कामों को, हमके स्टाइलों को, हमके दैनिक क्रिया को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, बहुत प्रेज करता है। तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और उस क्षेत्र में, उस काम में और करने में रुचि बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए, उस काम को प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा हमें उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ही हो जाएगा क्या, प्रेरक का काम कर रहा है। किस आधार पर, सामाजिक आधार पर प्रशंसा भी जो है एक प्रेरक का काम कर रहा है। बट इसी में कुछ लोग होते हैं जो आप कितना भी अच्छा काम कीजिएगा फिर भी लोग आप पर ब्लेम ही करेंगे, आपको निंदा ही करेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, इसमें कौन सा लाइफ है, इसका क्या लाइफ आगे बनेगा, इससे बढ़िया तो ये काम कर लेता। मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके समाज में आपको ही, आपके काम को लेकर क्या करते हैं, असंतुष्ट रहते हैं या आपको निंदा करते हैं, जिससे होता यह है कि आप भी डिमोटिवेट हो जाइएगा और जो लक्ष्य होगा उससे प्राप्ति करने के रास्ते से भटक सकते हैं। तो ये जो है आपका प्रशंसा एवं निंदा जो है दो प्रकार से होता है, जो आदमी के व्यवहार को, लक्ष्य को प्राप्ति करने में प्रभावित करता है। प्रशंसा कोई कर रहा है मतलब आपको लक्ष्य में और ज़्यादा सफलता के लिए आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मोटिव कर रहा है। और जो निंदा कर रहा है मतलब वह पीछे की तरफ खींच रहा है, असफलता से दूर भगा रहा है। तो यही चीज़ें होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रभुत्व। देखिए प्रभुत्व मतलब होता है पावर। अब देखिए प्रभुत्व प्रेरक सभी समाजों में पाया जाता है। अब कोई व्यक्ति है वो अपना प्रभुत्व, अपना पावर कायम रखने के लिए सब चाहता है।
इसमें मनुष्य दूसरों पर हावी होने या शासन करने की कोशिश करता है क्योंकि उससे अत्यधिक संतुष्टि प्राप्ति होती है। देखिए प्रेरक क्या है, तो प्रेरक एक प्रकार से संतुष्टि है, आपके व्यवहार आपके बिहेव का संतुष्ट होना ही एक प्रकार से प्रेरक है। जैसे कोई भी चीज़ करे, कोई भी काम करे, वो अगर उसमें आप संतुष्ट हो रहे हैं मीन्स आपको आगे और जाने के लिए आपके अंदर चॉइस जग रहा है। हम किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन होंगे, संतुष्टि होगा उसमें, तो क्या करेंगे, उसमें और रुचि बढ़ेगा और काम करने के लिए आगे हम अग्रसित होंगे। तो वही क्या चीज़ हो जाता है, वही आपका प्रेरक हो जाएगा। सीधा लॉजिक समझिए कि कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे खाना पीना, प्यास, भूख, सेक्स, ये सब जो है क्या है, एक प्रकार से इस समय संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अगर संतुष्टि नहीं है तो फिर आप अधूरे रह जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अगर इन सब चीज़ों में संतुष्टि है मीन्स आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, और वही तो प्रेरक हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से पावर भी जो सामाजिक प्रेरक का एक प्रकार है, तो पावर सब कुछ चाहता है कि हमें पावर चाहिए ताकि हम किसी दूसरे पर शासन कर सके, अपना प्रभुत्व चला सके, जिससे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। मानिए आप एक आम इंसान हैं, आपके हाथ में 10 लोगों पर पावर, शक्ति जमाने का आपके अंदर पावर दे दिया गया, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा, खुशी मिलेगा कि हम 10 लोगों को हैंडल करेंगे, 10 लोगों पर अपना पावर जमाएंगे, शक्ति का उपयोग करेंगे। मतलब आपके अंदर एक संतुष्टि आएगा और उस क्षेत्र में और ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, और आपको ये मन होगा कि हम 10 लोगों पर अभी पावर का आधिपत्य है, तो ये 50 लोगों पर हमारा पावर हो जाए। तो इस प्रकार से ये भी मोटिवेट का उस क्षेत्र में आपको अवसर देता है सामाजिक रूप से। नेक्स्ट है अनुकरण एवं सहानुभूति। देखिए सामाजिक प्रेरक में जो तीसरा प्रेरक बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, इमिटेशन एंड सिंपैथी। अनुकरण द्वारा व्यक्ति सीखता है, किसी के अनुकरण करने से क्या होगा, व्यक्ति सीखता है, तथा हर व्यक्ति दूसरों के प्रति कम या अधिक सहानुभूति रखता है। देखिए आप जो है सहानुभूति या अनुकरण, जो तीसरा प्रकार है इमिटेशन या सिंपैथी, अनुकरण करके क्या होता है, किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से जो है अनुकरण करके आप उसके चीज़ों से सीख सकते हैं। साथ ही हर व्यक्ति दूसरों व्यक्ति के प्रति कुछ न कुछ क्या करता है, सहानुभूति रखता ही है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि प्रेरक एक ऐसा चीज़ है जो आप किसी के थ्रू देखकर अनुकरण करके सीख भी सकते हैं और उसके ऊपर अपना सहानुभूति भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें होता है। अब यहाँ पे देखिए चौथा है और बहुत ज़बरदस्त है, आत्मसमर्पण, सेल्फ सब्लिमेशन, मतलब आत्मसमर्पण। प्रत्येक व्यक्ति परिवार एवं समाज से ही आत्मसमर्पण की भावना सीखता है। देखिए अगर कोई बच्चा होता है तो उसे नरम होने का और कड़क होने का बच्चे से ही, उसको फैमिली से ही शिक्षा मिला रहता है। देखिए कोई बच्चा अगर ज़्यादा उड़नता होगा, वो किसी के बात नहीं मानेगा, मीन्स क्या होगा कि उसके फैमिली में वैसा ज्ञान नहीं दिया गया है बच्चा में, ताकि वो किसी के सामने में झुक सके, उसके बातों को सुन सके। तो यही चीज़ें होता है। लेकिन अगर जिसके फैमिली में आत्मसमर्पण सिखाया गया होगा, वो व्यक्ति कहीं भी कामयाब हो सकता है। इसमें वह अपने आप को दूसरे के अधीन कर लेता है एवं उनके आदेशों को पालन करता है। आत्मसमर्पण के मतलब क्या होता है कि व्यक्ति किसी के सामने अपने आप को रख देना और उसका जो भी आदेश होगा उसका पालन करना, यही होता है क्या चीज़, आत्मसमर्पण। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है, देखिए पॉइंट आप लोग याद रखिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद है सामाजिक स्वीकारता, सोशल अप्रूवल। समाज में व्यक्ति वही कार्य करे जो समाज द्वारा स्वीकार होते हों एवं समाज द्वारा अस्वीकार कार्यों को करने से बचें। अब देखिएगा मोटिवेशन, जो सामाजिक मोटिवेशन है, जो सोशल मोटिवेशन है, उसमें ये होता है कि आपको सामाजिक रूप से स्वीकारता, सोशल अप्रूवल काम करना होगा। अगर आप समाज में जो काम पसंद नहीं है वो काम करेंगे तो दिक्कत होगा, और जो काम समाज को अच्छा लगता हो, समाज में सब उसको एक्सेप्ट करता हो, तो आप वो काम कीजिए तो बढ़िया होगा, आपको भी आगे अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ होता है कि समाज में वही काम करे जो समाज द्वारा स्वीकार हो एवं समाज द्वारा अस्वीकार कार्यों को करने से बचना चाहिए। ये चीज़ हो गया। छठा है कि आक्रामकता, मीन्स एग्रेसिव्स। तो आक्रामकता जो होता है, एग्रेशंस में जो होता है आक्रामकता वो होता है, इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करके या अभद्र भाषा का प्रयोग करके उससे चोट पहुंचाना या नष्ट करना। आक्रामकता वही होता है, एग्रेसिवनेस वही होता है जो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे पर कोई अभद्र भाषा बोले या आक्रमण करके उसको चोट पहुँचाए या उसे नष्ट करना चाहे, तो वही होता है आक्रामकता। और ये सब समाज के अंदर ही होता है। अब यहाँ पे देखिए सातवां क्या है, सातवां है आपका अर्जनात्मक, मतलब
एक्यूसिटिवेंस मतलब अर्जन करता, मतलब किसी चीज़ को अर्जन करना, प्राप्त करना। इस प्रेरक में व्यक्ति आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। देखिए इसमें जो होता है, व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज़ को जो भी उसे आकर्षक लग गया, पसंद आ गया, उसको वह क्या करता है, प्राप्त करना एवं उपयोग करना चाहता है। तो देखिए हम लोग जो सोशल में देखे हैं, क्या क्या देखे हैं, आप लोग दिमाग में रखिए। सोशल में क्या क्या हम लोग देखे हैं, तो सोशल में जो हम लोग सोशल अभी मोटिवेशन देख रहे हैं, सामाजिक मोटिवेशन में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो हम लोग निंदा देखे हैं, निंदा या उसी को कहिए तो निंदा हम लोग देखे हैं, या निंदा और उसको क्या बोलते हैं, हाँ निंदा या प्रशंसा। उसी प्रकार से प्रभुत्व मतलब पावर देखे हैं। उसी प्रकार से हम लोग अनुकरण एवं सहानुभूति देखे हैं, आत्मसमर्पण देखे हैं, सामाजिक स्वीकारता देखे हैं, आक्रामकता देखे हैं, अर्जनकर्ता देखे हैं। तो ये 7 पॉइंट आपको सामाजिक में याद रखना पड़ेगा। अगर 5 भी अगर याद है तो चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि 7 लिखा है तो 7 ही याद रखना है। आपको 5 भी पॉइंट अगर याद है तो चीज़ें चलेगा। और समय 1-2 लाइन लिख दीजिएगा, हो गया। अब हम लोग को लास्ट और तीसरा यहाँ पे प्रेरक है पर्सनल मोटिव का मतलब होता है कि व्यक्तिगत प्रेरक निम्न प्रकार के होते हैं। अब आपके व्यक्तिगत प्रेरक होता है जिसके थ्रू आपको प्रेरणा मिलता है। खुद के कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको प्रेरणा मिलता है। तो खुद के कौन कौन से चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग पहला देख रहे हैं, ये है आपका जीवन लक्ष्य। क्या है, लाइफ गोल। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। ये लक्ष्य व्यक्ति की क्रियाओं को संचालित करते हैं एवं उससे परिश्रम की प्रेरणा प्रदान कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। देखिए जीवन लक्ष्य होता है मीन्स मोटिवेशन। अब आपके ये जो जीवन लक्ष्य होता है, व्यक्ति के सभी व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है और उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति है जो हर संभव कामों को करता है, क्रियाओं को करता है, उससे परिश्रम प्रेरणा प्रदान करता है ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सके और व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। मतलब जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है उसमें वो जो परिश्रम होता है, जो उसका लेबर है, वो उसके अंदर क्या करता है, मोटिवेशन जगाता है ताकि वह अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, लाइफ का गोल सेट करके। तो यही होता है क्या चीज़, लाइफ गोल, जीवन लक्ष्य। ये व्यक्तित्व क्या है, खुद का है, जीवन लक्ष्य खुद का ही ना होता है, पर्सनल मोटिवेट। तो यही चीज़ें हैं। तो जीवन लक्ष्य होना एक बहुत बड़ी चीज़ें होता है। आदमी कहता है ना कि गोल सेट करो कि तुम्हारा गोल क्या है, तो उस गोल के अनुसार आदमी अपना काम करता है, परिश्रम करता है और वह प्राप्त होता है ज़्यादातर। तो यही चीज़ें होता है। दूसरी है आदतें। अब आदमी का जो हैबिट होता है वो भी एक प्रकार के मोटिवेट है, पर्सनल मोटिवेट है। आपका, मेरा, किसका कैसा हैबिट है बहुत बड़ा निर्भर करता है। आदतें अच्छी एवं बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल सही है। अच्छी आदतें कार्य को सुगम बनाती है एवं व्यक्ति को प्रगतिशील बनाती है। दूसरी तरफ बुरी आदतें उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए आदतें दोनों प्रकार का होता है, अच्छा या बुरा। अच्छा होगा तो ज़िंदगी में आपको प्रेरणा मिलेगा, अच्छा और अच्छा काम करेंगे, ज़िंदगी उन्नति, प्रगतिशील होगा और अच्छा होगा। वही दूसरी तरफ जो बुरी आदतें होगा, आदमी के कामों में, आदमी के लक्ष्यों में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो यही भी एक प्रकार के पर्सनल क्या है, पर्सनल मोटिव है। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देख सकते हैं। तीसरा है आकांक्षा स्तर, मतलब लेवल ऑफ एस्पायरेशन। देखिए एस्पायरेशन, तो दोस्तों जो तीसरा है आकांक्षा स्तर व्यक्तिगत मोटिव में, कि जो आकांक्षा का स्तर मतलब क्या होता है, डिजायर, इच्छा। मतलब मेरा क्या आकांक्षा है। आकांक्षा ये है कि हम एक दिन जो है बहुत बड़ा नर्सिंग के क्षेत्र में आप सभी के लिए बहुत बड़ा एक ऑनलाइन प्रोवाइड कराए फैसिलिटी अच्छा से। मेरा ये आकांक्षा है कि नर्सिंग की दुनिया में हिंदी हो या इंग्लिश हो, घर बैठे कॉलेज जाते हो या नहीं जाते हो, फिर भी हम एक बहुत बड़ा फैसिलिटी आप सभी के लाए फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये मेरा आकांक्षा है। तो वही आकांक्षा हमें इस काम को करने में और ज़्यादा मदद कर रहा है कि हम एक दिन सोचे हुए हैं कि पूरे नर्सिंग की दुनिया में, पूरे यूट्यूब पे जो है नंबर 1 बने और सभी को कोर्स प्रोवाइड कराए जो उनको पढ़ना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चाहे GNM 1 हो, 2 हो या ANM हो, सभी नर्सिंग कोर्स के लिए हमारा ये इच्छा है, हमारा ये आकांक्षा है कि हम इसके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराएँ कोर्स। तो यही चीज़ें होता है आकांक्षा। यह प्रेरक जीवन लक्ष्य से ही संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। जो लाइफ गोल हम लोग एक नंबर में देखे ना, उसी प्रकार से ये भी है आकांक्षा स्तर। इसमें आदमी अपने आकांक्षाओं को प्रकट करता है। प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आकांक्षा होती है, बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से सबका एक गोल होता है उसी प्रकार से सबका आकांक्षा भी होता है। वह इन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने में अग्रसर रहता है। जैसे लाइफ गोल को प्राप्त करने के लिए लोग सेट करता है अपना गोल और परिश्रम करता है, उसी प्रकार से आकांक्षाओं को भी प्राप्त करने के लिए सब
लोग अपने अपने काम करते हैं, अग्रसर होते हैं उसी प्रकार से। तो यही हो जाता आकांक्षा, मतलब डिजायर, इच्छा, एक प्रकार से ये भी लाइफ गोल ही है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा हम लोग देख चुके हैं। चौथा है रुचि। चौथा क्या है? रुचि है। ध्यान से देखिएगा, रुचि मीन्स इंटरेस्ट होता है। मानव व्यवहार में रुचि प्रेरक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः व्यक्ति उसी कार्य को करना पसंद करता है जिसमें उसकी रुचि हो। देखिए, रुचि क्या होता है? ये तो आदमी को खुद से पर्सनल इंडिविजुअल रुचि जगता है सबका। मेरा रुचि किसी और के नहीं ना जग जाएगा, या किसी और का रुचि इंटरेस्ट मेरे में नहीं ना आ जाएगा। तो वही चीज़ें होता है कि ये भी एक क्या है? पर्सनल मोटिवेशन है, जो आपके कामों में क्या करता है? आगे बढ़ाता है करने के लिए। जैसे रुचि क्या करता है? अगर मानिए किसी भी काम में आपका रुचि है, इंटरेस्ट है, तो उस काम को आप अच्छे से कर पाएंगे। और जिस चीज़ में आपका रुचि नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, आप वो काम करते हुए भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और फिर जो है आप डिमोटिवेट होंगे। तो यही चीज़ें हैं। रुचि भी आपके जीवन में, किसी व्यक्ति के, मानव के जीवन में, व्यवहार के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करता है। ये चीज़ हो गया। पांचवा यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिवृत्ति एवं एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है? अनुकूल अभिवृत्ति व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है एवं इसी के आधार पर वह ध्यान केंद्रित करता है, जबकि प्रतिकूल प्रवृत्ति से वे बचता है। देखिए, एटीट्यूड मतलब गांव देहात में कहते हैं घमंड। घमंड, एटीट्यूड मतलब क्या होता है? कि लोग अपने एटीट्यूड में, अपने घमंड में। तो उसी प्रकार से जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति, इसको हम लोग अच्छा लैंग्वेज में अभिवृत्ति बोलते हैं एटीट्यूड को। तो एटीट्यूड भी दो प्रकार के होता है, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल एटीट्यूड जो होता है आपको ज़िंदगी में प्रोत्साहित करेगा। मतलब समझिए कि हमके अंदर अगर एटीट्यूड है किसी काम को लेकर, अगर हम कोई काम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें एटीट्यूड है कि नहीं, हमें इस काम को करना ही है और इस काम में हम बहुत बड़ा अव्वल है, बहुत बड़ा अच्छे हैं, और इस क्षेत्र में हम बहुत बड़ा कामयाब होंगे, बहुत बड़ा अच्छे हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है? एटीट्यूड ही है। और मतलब हम दिखा रहे हैं कि हम अच्छे हैं, बट वो जो एटीट्यूड है हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि हमें ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम इसमें अच्छे ही हैं, तभी हम दावा कर रहे हैं। तो ये अनुकूल आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, यह एक प्रेरणा का स्रोत होगा। बट इसी आधार पर अगर दूसरी नज़रों से देखा जाए तो एक जो प्रतिकूल आपका अभिवृत्ति होगा, प्रवृत्ति जो होगा, एटीट्यूड होगा, उससे लोग बचना चाहता है। अभिवृत्ति हो या प्रवृत्ति हो, दोनों ही होता है। चीज़ों को समझ गए। इसके बाद छठा और लास्ट है इसमें व्यक्तिगत में कि उत्सुकता एवं भय, क्यूरियोसिटी एवं फियर। जो क्यूरियोसिटी होता है, तो जो क्यूरियोसिटी होता है मतलब उत्सुकता और भय। देखिए, उत्सुकता एवं भय क्या होता है? अब आपको किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ से प्रेरणा भी ले सकते हैं कि हाँ हम ये काम को करने से जान पाएंगे कि क्या होता है, आगे नहीं होता। मतलब उत्सुकता है आपके किसी चीज़ को करने में। एक और ये आपका भय भी है कि हम जो है इस काम में असफल होंगे या नहीं होंगे, ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपके अंदर भय भी चल रहा है। तो किसी वस्तु या विषय के प्रति उत्सुकता व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रेरक का काम करता है। मैंने वही बताया कि किसी भी वस्तु या विषय के ऊपर आप काम करना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं, तो आपके जीवन में वह एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का भी कार्य करेगा। बट वही भय एक ऐसा प्रेरक है जो व्यक्ति को ऐसी स्थिति से दूर करने के लिए प्रेरित करता है जो उसे भयभीत करे। अब उसी जो उत्सुकता है वो तो उत्सुकता देगा प्रेरक, और लेकिन भय है जो आपके ऐसी स्थिति से दूर करने के लिए प्रेरित करता है जो उससे भयभीत हो। मतलब अगर आप किसी चीज़ से भयभीत हो रहे हैं तो भय आपको क्या करेगा? एक ऐसा चीज़ होगा जिसको करने से आपको डर लगेगा। वास्तव में वो चीज़ें आपको क्या करेगा कि डरावना है भी, वो खतरनाक है भी। तो आपको अंदर क्या जगता है कि यार ये काम करेंगे हमको कहीं चोट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, खतरनाक काम है। तो वो भी एक प्रकार से आपको प्रेरित ही कर रहा है कि भाई ये काम से बचो। वो आपके अंदर डर ला रहा है, प्रेरणा, ताकि ये काम से बचे और ये काम ना करे। तो भय भी एक प्रकार का प्रेरणा ही है जो आपको भय वाले कामों से बचाने के लिए जागृत होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख चुके हैं टोटल आपको यहाँ पे जो है हम लोग प्रेरणा देख चुके हैं। प्रेरणा खत्म हो चुका है। प्रेरणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो प्रकार वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही प्रेरणा में, तो आप लोग अच्छे से लिख देंगे। तो चलिए, प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा में क्या था देख लेते हैं। उत्सुकता एवं भय, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, रुचि, उसके बाद आकांक्षा स्तर, आदतें और जीवन लक्ष्य, ये सब जो है व्यक्तिगत प्रेरक या इसी को पर्सनल मोटिव्स बोलते हैं। तो देखिए, आप दिमाग लगा के खुद से भी लिख सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रेरक में क्या होगा। भूख प्यास, सोना, ये सब जो है क्या चीज़ होगा?
तो बायोलॉजिकल होगा, सेक्स ये सब बायोलॉजिकल है। उसी तरफ दूसरी चीज़ों में आए हम तो दूसरा चीज़ क्या था, सामाजिक। समाज में क्या होगा, समाज में हमें कौन सी चीज़ें देगा जो मोटिवेट करेगा। तो समाज में आपका जो है लोग अगर बुराई करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, डिमोटिवेट होंगे। अगर आपको प्रशंसा करेगा तो आप मोटिवेट होंगे। तो ये सब जो चीज़ें होता है। उसके बाद समाज में आप पावर चाहते हैं, समाज में बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हैं, वो भी मोटिवेट के अनुसार आ जाता है। तो ये सब है व्यक्तिगत प्रकार देखिए लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बड़ा हो गया बट आप लोग देखिए, पढ़िए, समझिए। ये सब टॉपिक समझने का है, नहीं समझेंगे तो फिर आप याद करके कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ लीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा, जाके पढ़ लीजिए। पोस्ट भी हम कर दिए हुए हैं इसीलिए, ताकि आप एक बार यहाँ वीडियो में सुन ले, देख ले, पढ़ ले, और एक बार खुद जाके पोस्ट जो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहाँ जाकर पढ़ लीजिए। और उसी के नीचे PDF रहेगा, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।